तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ के जितने भी फॉर्मूला है, सूत्र है, जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को। और साथ में हम लोग उन प्रश्नों पर भी बात करेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप से पूछे जाते हैं। जैसे असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। जैसे निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? अगर पूछा जाए निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो एक इस तरह का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, सीधा बिना बनाए एक टिक लगा देंगे, हो गया। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे जिसको सोल्व नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही टिक लगा देंगे, उसको केवल याद रखना पड़ता है। तो वैसे प्रश्नों का भी बारे में बात करेंगे। जैसे अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि 6, -2 में कोटि का मान है, तो क्या होगा? क्या होगा? कोटि का मान क्या है? हम्म? कोटि का मान क्या होगा? -2 होगा। ये क्या चीज का मान है? भुज का। एक्स के मान को भुज कहते हैं, वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो ये सारा सवाल बनाने की आवश्यकता है नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे तौर पर उसका अगर आंसर याद है कि कैसे टिक लगाया जाता है या क्या होता है, तो हम उसको टिक लगा सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम ऐसे ही प्रश्नों पर बात करेंगे और साथ में पूरे पाठ के फॉर्मूला को देखेंगे, सूत्र को देखेंगे। क्योंकि कभी कभी सीधे तौर पर सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सूत्र या पूरा अगर सूत्र याद है तो एक तो फायदा यह है कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो वो सूत्र से ही निकलेगा, तो सूत्र याद होना चाहिए। और दूसरा फायदा यह है कि डायरेक्ट अगर सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूत्र याद है उससे ठीक लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर दे देगा है। नीचे ऑप्शन दे देता है इस तरह से दूरी सूत्र, जैसे ऑप्शन दे देता है फिर विभाजन सूत्र, तीसरा दे देगा क्षेत्रफल सूत्र, नीचे ऑप्शन दे देगा 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो ये क्या है? दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र में टिक लगा दिए। तो इसमें बनाने की जरूरत है? कुछ बनाना नहीं है, और केवल फॉर्मूला याद है, उसमें टिक लगा देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखने से जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको, जो सीधा सीधा फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसको हम टिक लगा सकते हैं। साथ में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको बना सकते हैं, और साथ में ऐसा क्वेश्चन किसी भी पार्ट से जो कि सीधा तौर पर बिना बनाए टिक लगा सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में जो सीधा सीधा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा एक वीडियो में बताए थे वास्तविक संख्या में कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा चीज बता चुके हैं। इससे भी बहुत सारा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभाज्य संख्या। जैसे कोई ऑप्शन दे देगा ऐसे, जैसे दे दिया 36, 35, 33, 31, और पूछेगा कि इसमें कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन होगा? 31 हो जाएगा। तो इसमें टिक लगा देंगे। तो ये तो बताए थे वो उस वीडियो में, अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या वाला वीडियो में। इसमें हम केवल फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला से क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। साथ साथ नोट करते भी चलना है, ठीक है, ताकि और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, जहां
जो 0 होता है वो r से क्या है, छोटा होता है या बराबर होता है, और जो r है वह छोटा होता है b से। तो क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इससे पूछ दिया जाता है, पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, नीचे ये वाला ऑप्शन गलत कर करके लिखेगा, है ना, कहीं पर लिखेगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां, और उसके बाद ये वाला दे देगा, ये वाला क्या करेगा कि ये वाला देगा गलत गलत लिख करके, 3 जगह गलत लिखा रहेगा, एक जगह सही लिखा रहेगा, ये वाला लिखा रहेगा। तो जहां पर ये लिखा रहेगा उसको हम टिक लगा देंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना। दूसरा, इसको पहले नोट कर लेना है, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी दो संख्या का जो एचसीएफ होता है, जैसे कोई भी दो संख्या का एचसीएफ, जैसे कोई संख्या ए और बी है, और इसका जो एचसीएफ है कुछ दिया गया है, ठीक है, दिया गया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर रहता है, और फिर इसका कोई एलसीएम दिया गया रहेगा इन्हीं दो संख्या ए कॉमा बी का। तो ये दोनों संख्याओं के जो एचसीएफ यानी कि इसके जो मौसा और लसा का गुणनफल होता है वह क्या होता है, ए गुने बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछ देगा क्या कि दो संख्याओं के मौसा और लसा का गुणनफल अगर है तो बराबर क्या होगा, या ऐसे दे देगा कि एचसीएफ ए कॉमा बी गुना एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब किसी ऐसे सिंपल दे के छोड़ देगा कि क्या होता है। तो इसमें नीचे ऑप्शन दे देगा, इस तरह से ऑप्शन दे देता है, जैसे दे देगा ए जोड़ बी, दे देता है ए गुना बी, ऑप्शन दे देगा फिर ए घटाओ बी, और फिर ऑप्शन डी दे देता है ए बटा बी। तो किसमें टिक लगाएंगे हम, ए गुना बी में। तो इसमें क्या है कि बनाने का तो जरूरी नहीं ना पड़ रहा है, जैसे कि बनाना नहीं है, केवल फॉर्मूला याद है, 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से, या इसी को हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है, जैसे कह देगा क्या कि दो संख्याओं का लस गुने मस, ठीक है, कहेगा कि दो संख्याओं के मस यानी महत्तम समावर्तक और गुने लस यानी लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट से ये दोनों ऑब्जेक्टिव है जिससे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। साथ में वो जो है पूछा जाएगा एक और कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, यदि q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, ठीक है, n के रूप का, यदि q बराबर इतना के रूप का या q बराबर इतना के रूप का हो तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे इसमें पूछ देगा क्या कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, पूछेगा कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर यानी q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार होगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, या अशांत अनावर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या टिक लगाएंगे, शांत। तो जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है किसी भी परिमेय संख्या का, तो उसका जो हर होता है वो कैसे होता है, q q जो होगा, हर जो होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो इसको नोट कर लेना है, उसके बाद फिर और अगले पाठ का बताते हैं। तो इस पाठ का इतना याद रखना है, उसके बाद फिर अगले पाठ का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, बहुपद पाठ से देखते हैं, ठीक है। अब बहुपद पाठ से क्या होगा कि ये बहुपद है, तो बहुपद पाठ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी सीधा सीधा बिना बनाए हुए क्वेश्चन टिक लगा सकते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो एक इसके पिछले क्लास में बताए थे, जो बहुपद वाला वीडियो था उसमें बताए थे कि कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन बना टिक लगा सकते हैं बिना बनाए हुए, तो वो याद रखना है और वो पीछे कॉपी प्लॉट के देख लेना है। इसमें केवल हम सूत्र का बात कर लेते हैं। बताए थे कि बहुपद को कितने आधार पर बांटा जाता है, बहुपद को 2 आधार पर बांटते हैं, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बांटते हैं तो उसमें क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद होता है तो उसका जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, ax प्लस b होता है,
शून्यक रैखिक बहुपद का कितना होता है, तो 1 होता है। द्विघात बहुपद का पूछेगा कि व्यापक रूप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सीधा सीधा पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसमें बराबर 0 के रूप का होता है। इसमें शून्य का संख्या कितना होगा, 2 होता है। जितना अधिकतम घात होता है उसको शून्य का संख्या भी उतना ही होता है। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितना होता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है, और शून्य भी कितना होता है, 1 होता है। और द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, ये व्यापक रूप हो गया, ये शून्यक हो गया। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसा होगा, तो एक्स प्लस बी के रूप का होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा बराबर 0, सी के रूप का सी प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा। पूछेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। और उसी तरह से पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के रूप का होता है। पूछेगा कि इसका शून्य कब होता है, तो शून्यक त्रिघात बहुपद है, जितना घात उतना शून्यक, तो त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक होगा। तो इस तरह से याद रखना है। अब क्या है कि अगर पूछेगा कि 2 शून्यक दे दिया है या शून्यकों का गुणनफल या योगफल दे दिया है, ठीक है, गुणनफल और योगफल दे दिया है, अब पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, निकालिए, ठीक है। अगर 2 शून्यक कुछ दे दिया है, यदि यदि द्विघात बहुपद का, ठीक है, द्विघात बहुपद का बहुपद के 2 शून्यक, ठीक है, 2 शून्यक शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो, ठीक है, 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा दे दिया गया है। तो कह रहा है कि अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, निकालिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है और कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बता दे रहा है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हो जाएगा। और वहीं अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है, या अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा या शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बटा ए, ठीक है। तो यही होता है, तो इसको नोट कर लेना है। नोट हो गया, ये नोट हो जाएगा। उसके बाद फिर त्रिघात बहुपद के बताएंगे इसे। अब यही अगर द्विघात बहुपद के जगह पर त्रिघात बहुपद निकालना होगा, यदि कहेगा क्या कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, यहाँ पर द्विघात बहुपद के तो 2 ही शून्यक होता था, त्रिघात बहुपद के कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा हो, तो त्रिघात बहुपद वाला बराबर क्या होगा, ये तो द्विघात था, त्रिघात बहुपद बराबर क्या है होगा, तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद बराबर जो होगा वह यह हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो यही हो जाता है, इसको याद रखना है, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें 3 शून्यक है, 3 बार ऐसे निकला है, तो इसमें भी 3 चीज पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, या पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के
तीनों शून्यकों के योगफल कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा माइनस बी बटा ए। ठीक है, फिर पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो याद रखना है सी बटा ए। और फिर पूछेगा कि तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस डी बटा ए। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद प्ले हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना है जल्दी जल्दी। हो गया ये। एग्जाम देने जाने से पहले इसको एक बार देख के जाना है, ठीक है, पूरा फॉर्मूला माइंड में रहेगा, पता रहेगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे कौन कौन क्या पूछेगा। हो गया, ठीक है, आगे देखना है। और इसी में क्या है, कभी कभी ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, कभी कभी ऐसे करेगा, कहेगा क्या कि एक बटा अल्फा और जोड़ एक बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर लघुत्तरीय में पूछा जा रहा है तब तो पूरा प्रॉपर तरीका से निकालना है, ठीक है, पूरा मान लिख करके। लेकिन अगर मान लेते हैं कि पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा का मान बताइए कि क्या होगा, तो उसमें तो अब निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट याद रखना है कि एक जोड़ एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा बराबर आएगा माइनस बी बटा सी। जैसे देखना है कैसे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको जोड़ेंगे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है दोनों। इसका मान कितना होता है माइनस बी बटा ए, और इसका मान क्या होता है सी बटा ए से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस बी बटा सी। तो अगर एक बटा अल्फा और प्लस एक बटा बीटा का मान पूछा जा रहा है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो इसके थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला बताए हैं उसके हिसाब से तो निकाल ही देंगे, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा का मान क्या होगा, तो उसमें भी घबराना नहीं है, इसको ये सारा प्रोसेस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस बी बटा सी कर देना है। इसके लिए ये याद रखना है कि इसका मान ये इतना हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, क्वेश्चन पूछ दिया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, के शून्यक, ठीक है, कहे कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान होगा। इसका मान क्या होगा पूछ दिया, तो क्या होगा इसका मान, तो इसका जो मान निकालना है तो माइनस बी बटा सी कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी बटा सी, तो बी बटा सी तो माइनस बी रखेंगे तो क्या होगा, ये 6 है, तो माइनस बी के मान क्या है 6, तो माइनस 6 रख दिए, अब बटा सी यानी कि 9 है तो 9 रख दिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6/9 काट दिए 3 से 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से अगर पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट याद रखना है कि एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग फिर देखेंगे अब दो चर में रैखिक समीकरण। नोट करना है तो इसको जल्दी जल्दी नोट करते चलना है, जैसे जैसे हम लिखेंगे साथ साथ नोट करते रहना है ताकि पूरा जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है, साथ में एक तरह से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बताए थे कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, यह बताने के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए डिटेल्स में वो उस वीडियो में बताए थे, उस क्लास में बताए थे, अभी बता दे रहे हैं फिर से शॉर्ट में याद रखना है। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक का घात माइनस में होगा या बटा में होगा या वो एक्स वाई रूट में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। बाद बाकी अगर उसका जो घात है प्लस में होगा और एक प्राकृत संख्या होगा तो वह बहुपद होगा। जैसे अगर ये x का पावर क्या है 2 है प्लस 6x और प्लस 9 है, तो यह क्या है बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि इसका घात प्लस में है। लेकिन वहीं इसका घात अगर -2 हो जाए और प्लस 6x हो जाए प्लस क्या है 9 हो जाए, या बहुपद होगा, नहीं होगा। रूट अगर x रहे और प्लस 6y रहे, क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूट में हो गया। अगर यही बटा में रहे, जैसे ये रहे x के पावर 1/2 जोड़ 5, क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। तो याद रखना है ये सारा चीज। अब ऐसे रहे x स्क्वायर जोड़ 1/x, क्या ये बहुपद होगा,
नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बता दे रहे हैं एक्स प्लस ये इसको जब पलटेंगे तो ये एक्स के पावर -1 हो जाएगा, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखना है कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। यही ऐसे पूछ दे कि 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 क्या ये बहुपद होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट में एक्स जो है रूट में नहीं है, ये केवल दो ही रूट में है, इसीलिए ये क्या है? बहुपद होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखना है। 1/α प्लस 1/बीटा के मान पूछ रहा है तो -b/c कर लेना है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के मान पूछ रहा है तो ये जो अभी फॉर्मूला लिखवाया है -b/a कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दो चर में रैखिक समीकरण युग्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सारा चीज भी शायद डिटेल्स में बताए थे। अभी जानना है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से क्या पूछा जाता है। तो इस पार्ट से जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वह यही बताने के लिए पूछा जाता है कि जो दो चर में रैखिक समीकरण दे देगा, जैसे कि दे दिया x + y = 6, फिर दे दिया 2x + 3y = 12, और इसके बाद पूछा जाता है कि इसका बताइए कि इसका ये जो हल होगा कैसा हल होगा? अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, या तो हलों का संख्या पूछ देगा क्या होगा, या ग्राफ दे देगा इस तरह से दो पूछ देगा कि बताइए कि इसका कौन सा युग्म होगा, जैसे संगत युग्म होगा या असंगत युग्म होगा वो बताना रहता है। या पूछ देगा कि बताइए इसके ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, तो ग्राफ की प्रकृति क्या होगी पूछ देगा। नीचे ऑप्शन में दे देगा समानांतर होगा, संपाती होगा या समानांतर होगा, संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा, इस तरह से। तो ये बताने के लिए पूछेगा, दो समीकरण दे देगा और पूछेगा क्या? तीन, इस तरह से तीन क्वेश्चन पूछेगा। एक तो हलों का संख्या बताइए, ग्राफ की प्रकृति बताइए, और तीसरा कौन सा युग्म है वो बताइए। तो इसको बताने के लिए बताए हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है वो a1 a2 b1 b2 का मान कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं पर देखना है। ये अगर यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है, ये 1/2 हुआ, ये 1/3 हुआ, और ये क्या है काट देंगे तो 6×2 = 12, ये 1/2 आएगा ये भी। तो यहाँ पर क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, डायरेक्ट ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो जैसे ही देखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ठीक है, और जब भी प्रतिच्छेदी होता है इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है। तो जब ग्राफ एक बिंदु पर काटता है तो उसको जितना जो दोनों ग्राफ है जो दोनों ग्राफ होगा एक दूसरे को जितना बिंदु पर काटता है उसका हल उतना ही होता है। तो एक बिंदु पर काट रहा है तो हल कितना हो जाएगा? एक हल, या इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से हम टिक लगा लेंगे, अद्वितीय हल हो जाएगा। और पूछेगा कि युग्म क्या होगा, तो जिसका हल होगा वो संगत युग्म होगा, जिसका हल नहीं होगा वह असंगत युग्म होगा। तो इसका हल हो रहा है कौन सा युग्म हो जाएगा? संगत युग्म हो गया। इस तरह से तो पहला कंडीशन क्या होगा कि यदि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है, हम देखेंगे ये दोनों का तुलना करके, अगर a1/a2 इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है तो उसके बाद में तीसरा निकालने का या बटा करके देखने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में समय को बचाना है। तो क्या करना है कि पहले 1/2 करके देखे और 1/3 करके देखे कि दोनों बराबर नहीं है, डायरेक्ट जान गए कि जो ग्राफ है प्रतिच्छेदी होगा, हल एक होगा, युग्म संगत होगा, और उसके बाद कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएगा तब फिर तीसरा देखना है। लेकिन अगर दोनों देखे कि जैसे ही देखे कि ई वाला ये दोनों को बटा करके देखेंगे 1/2 सीधा दिखाई दे रहा है, वो पूरा बटा में लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 1/2, आई डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 1/3, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है दोनों क्या कि दोनों जो है सो एक दोनों का जो एक a1/a2 और b1/b2 है वो बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल टू है, तीनों बराबर नहीं है।
तो बराबर नहीं है तो बता ही दिए हैं, ग्राफ प्रतिच्छेदी, हल अद्वितीय हल या एक हल, युग्म संगत, बस टिक लगा देना है, हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या होगा वो देखना है। ये सारणी जो है सो ऑलरेडी पहले से लिखवाए हुए हैं, तो थोड़ा सा जगह जो है सो छोड़ देना है, अभी तीनों बता देते हैं लेकिन जगह छोड़ देना है और घर पर फिर से ऐड कर देना है, वहां पर जाके एक बार लिखने से और ज्यादा एक बार रिमाइंड हो जाएगा ना, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा तो ज्यादा याद हो जाएगा। तो इस तरह से आगे देखना है। तो ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा अब क्या है कि जैसे फिर देखेंगे कि दोनों जैसे बराबर हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो अब फिर तीसरा निकाल करके हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये अगर देखेंगे दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1/2 आएगा। फिर इसको देखेंगे 1/2 आ रहा है, 1/2 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब देखेंगे दोनों बराबर हो गया तब तो तीसरा निकालेंगे। इसको निकालेंगे तो क्या हो गया, ये भी 1/2 आएगा, इन्हें ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, ये भी इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस माइनस जब काट देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि इधर ले आकर के बनाना है। तीनों बराबर हो गया तो याद रखना है जैसे ही तीनों बराबर हो जाएगा, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होता है, तो याद रखना है ग्राफ जो है सो समपाती हो जाता है, एक ग्राफ पर दोनों हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्राफ समपाती। और जब ग्राफ समपाती हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कितना बिंदु पर काटेगा, अनगिनत बिंदु पर काटेगा। जब दोनों एक एक रेखा पर जा रहा है तो समपाती होगा, तो हल का संख्या क्या हो जाएगा, अनेक हल। और जब हल हो रहा है तो युग्म क्या होगा, अनगिनत हल या अनेक हल, लिखे बात एक ही है, और युग्म क्या हो जाएगा, संगत युग्म। अब एक तीसरा कंडीशन, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तीसरा बराबर नहीं हो तब क्या होगा, तो इसको सरल लिखवा ही है, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि दूसरा बराबर नहीं होता, जैसे ये तो 2 बराबर है और तीसरा जैसे यहाँ पर 3 है और ये 5 है, बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर देखें हम कि 1/2 आ गया, फिर यहाँ पर देखे 1/2 आया, देखे कि दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर नहीं आता तो डायरेक्ट प्रतिच्छेदी में टिक लगा देते, लेकिन ये दोनों बराबर आ गया तो फिर अब तीसरा भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो तीसरा निकालेंगे तो ये 3/5 आएगा, जो कि बराबर नहीं आया। यानी इसका मतलब क्या है, दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये तीसरा इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ये तीसरा बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है, बताए थे। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, समानांतर। ग्राफ जब समानांतर हो जाएगा यानी कि एक दूसरे के समानांतर निकल जाएगा, तो ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को एक भी बिंदु पर काटेगा, नहीं काटेगा, कहीं नहीं काटेगा। तो जब कहीं नहीं काटेगा तो हल का संख्या कितना होगा, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं। और जब कोई भी हल नहीं होगा तो युग्म क्या होगा, बताए हैं अभी, असंगत युग्म हो जाएगा। तो युग्म क्या हो गया, असंगत, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 3 कंडीशन होगा, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। एक तो पूछेगा कि ग्राफ के प्रकृति बता दीजिए, जैसे दे दिया, यही दोनों दे दिया क्वेश्चन, कह दिया ये दोनों क्वेश्चन दे दिया, ये दोनों समीकरण आप पूछ दिया कि बताइए कि ग्राफ की प्रकृति क्या होगा, तो तुलना करके देखेंगे क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। पूछेगा कि हल की संख्या क्या होगा, तो कोई हल नहीं। पूछेगा कि कौन सा युग्म होगा, तो असंगत युग्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यही 3 तरह से पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हम, और ये सारा जो क्वेश्चन है ये बनाने की जरूरत नहीं है, केवल बटा करके देखेंगे, ऐसे दिखाई ही देगा कि हाँ ये बटा इतना इतना इतना, टिक लगा देंगे। तो आगे और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो सीधा सीधा पूछा जाता है, जिसमें बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होता है, केवल ये अगर याद करके रखा जाए तो नंबर आसानी से मिल जाए। कभी कभी सीधा भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में जो है सीधा पूछ देगा। जैसे पूछ देगा क्या, कुछ क्वेश्चन उसमें पूछ नहीं देगा, सीधा पूछ देगा कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ग्राफ की प्रकृति होगी। पूछ दिया कि ग्राफ कैसा होगा, क्या टिक लगाएंगे, प्रतिच्छेदी होगा, तो प्रतिच्छेदी टिक लगा देंगे। आगे कौन सा पाठ है, द्विघात बहुपद। आगे कौन सा पाठ है, द्विघात समीकरण, तो देख रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो जान लेना है। द्विघात समीकरण में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात समीकरण से, वो ये पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताएं या विवेचक ज्ञात कीजिए। ये दोनों काफी हल्का है। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाएगा, लघुत्तरीय में भी, कि समीकरण कोई ग्राफ दे दिया जाएगा और कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा, कहेगा कि द्विघात बहुपद x² - 6x + 9
ठीक है, का विवेचक ज्ञात करें। तो जब भी विवेचक ज्ञात करने के लिए देगा, ठीक है, तो याद रखना है ए बी सी तो पता ही है, यहाँ पर जो मान रहता है वो एक क्या होता है, ए के मान, यहाँ पर जो बी का मान रहता है वो क्या होता है -6, सी का मान कितना होगा 9, तो ये होता है। और इसी मान को रख करके निकालते हैं विवेचक, जब भी निकालने के लिए कहे, ठीक है, विवेचक बराबर, विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से। विवेचक भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं पर विवेचक को विविक्तर भी लिखा हुआ रहता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कभी क्या होगा कि विवेचक को विवेचक न लिख करके विविक्तर लिख देगा, हाँ विविक्तर लिख देता है, विविक्तर, विविक्तर। तो क्या होगा, क्या है कि दे दिया कि विविक्तर की निकालिए जी, तो विविक्तर या विवेचक दोनों एक ही होता है, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। याद रखना है, इस फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, डी का मान निकल जाएगा। ये दोनों के लिए है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि विवेचक के मान निकालिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² - 4ac निकालेंगे और टिक लगा देंगे। आप अगर लघुत्तरीय में पूछेगा तो पूरा का पूरा प्रॉपर बना देंगे, हो गया, आंसर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो अब कैसे बताएंगे वो अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है और हमको डी का मान निकालना है, ये द्विघात समीकरण है और डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालेंगे, क्या होगा b² - 4ac, b² -6 है, तो -6 के स्क्वायर -4a, ए का मान कितना है 1, तो 1, सी का मान कितना है 9, तो 9 गुना कर दिए 36, माइनस ये क्या आ गया 9 चौका 36, यानी कितना आ गया ये 0, तो विवेचक क्या हो गया 0। तो इस तरह से विवेचक निकाल देंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कभी कभी कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है, तो हम देखते हैं मूलों की प्रकृति के लिए क्या याद रखना है, मूलों की प्रकृति। अब क्या है कि हम मूलों की प्रकृति कैसे बता सकते हैं, ठीक है, ये देखना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे जानेंगे, तो याद रखना है मूलों का प्रकृति भी अगर पूछा जा रहा है तो पहले हमको विवेचक निकालना पड़ेगा, डी के मान निकालेंगे, डी के मान निकालने के बाद देखेंगे ध्यान से कि जो डी है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। तो डी का मान क्या हो कि अगर डी का मान बड़ा हो 0 से, बड़ा हो 0 से मतलब प्लस में मान आ जाएगा, तो मूल का जो है सो अस्तित्व होगा, ठीक है। नीचे लिखते हैं, यदि यदि डी का मान बड़ा होगा 0 से, यानी प्लस में आ जाएगा, जैसे 5, 6, 10, 33, 34, 35 कुछ भी आ गया प्लस में, तो जो डी होगा वह बड़ा हो जाएगा 0 से, कुछ भी प्लस में मान आएगा तो। और ऐसे कंडीशन में जो मूल है, मूलों का जो मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक है, मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान, असमान होगा मतलब अलग अलग होगा, जैसे 3, 4, +3 -3 अलग अलग होगा, तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। और वही अगर क्या है कि डी जो है सो बराबर हो जा रहा है 0 के, अगर डी के मान 0 आ जाएगा तो तब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, समान होगा मतलब एक ही होगा। जैसे इसका अगर हम हल निकालेंगे तो क्या आएगा 3, 3 आ जाएगा, है ना, तो 3, 3 आ गया, क्या आ गया समान आ गया, तो मूल जो होगा क्या है समान हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, अगर डी के मान माइनस में आ जाए, यानी डी छोटा हो जाए 0 से, माइनस में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मूल अवास्तविक हो जाएगा, यानी कि मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल निकलेगा ही नहीं, मूल का जो अस्तित्व होगा वह नहीं होगा, यानी मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल अवास्तविक हो जाएगा या मूल का अस्तित्व नहीं है, दोनों लिख सकते हैं, अस्तित्व नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में नहीं होगा। तो 3 तरह से पूछता है, जैसे पूछ देगा कि बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो पहले डी का मान निकालेंगे और डी के मान देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। जैसे यहाँ पर 0 आ गया, डी का मान क्या आ गया 0, तो इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ माइनस में आ जाता तो क्या होता, मूल अवास्तविक हो जाता, मूल का अस्तित्व नहीं है, हमें टिक लगा देते। और उसके बाद प्लस में आते तो क्या टिक लगाते, मूल वास्तविक और असमान है। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, किसमें, द्विघात समीकरण वाला पाठ में। नोट कर लेना है जल्दी जल्दी, ये सबको सारा चीज को नोट करते चलना है, जल्दी जल्दी देखना है। तो क्या बता रहे थे, ये हो गया। दूसरा पूछता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, याद रखना है।
थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि यदि कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डीसी के समानांतर अगर एक कोई भी रेखा खींचा जा रहा है डीई, ठीक है, तो वह जो है कि ये जो दो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसके जो दो भुजाओं को बांट रहा है ना, दो बार, इसका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यानी कि जो एडी अगर बीसी समानांतर है क्या, डी बीसी समानांतर है डीई के, तो ये जो एडी बटा क्या है, एडी बटा जो बीडी होगा, ठीक है, वह बराबर होगा एई बटा इसी के। तो याद रखना है इसको। थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय ने ये कथन दिया था कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर कोई एक रेखा डीई खींचा जाए तो डी इसे दो समान अनुपातों में विभाजित करता है। यानी एडी बटा जो डी बीडी का मान हो जाएगा वही एई बटा इसी का मान हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम के, तो इसका उल्टा भी सत्य होता है। जैसे अगर एडी बटा बीडी बड़ा और एई बटा इसी एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो याद रखना ये दोनों अगर समानांतर है तो ये बटा में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी का एक उप प्रमेय ये भी होता है कि एडी बटा पूरा अगर हम एबी ले रहे हैं, ठीक है, एडी बटा पूरा एबी ले ले और एई बटा पूरा एसी ले ले, ठीक है, एई बटा पूरा एसी ले ले, तो भी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे आसानी से इसके आंसर निकाल के टिक लगा देना है वो बताते हैं। जैसे इसमें क्या करेगा, जैसे कोई एक त्रिभुज बना करके दे देगा इस तरह से, ठीक है, कुछ भी त्रिभुज ए बी सी इस तरह से बना के दे देगा, ठीक है, और जैसे डी और ये ई दे दिया। अब इसमें क्या करता है कि कोई कोई मान दे देता है, जैसे ये दे देगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे देगा 14 सेंटीमीटर, ये दे देगा 12 सेंटीमीटर और इसका मान दे देगा x, ठीक है। और कहेगा क्या कि x कहेगा कि यदि यदि डीई समानांतर बीसी है, ये दोनों समानांतर है, डीई समानांतर बीसी है, तो कहेगा क्या x के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर ऐसा दे रहा है तो दूसरा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सीधे क्या करना है, जल्दी कैसे निकलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, सीधे क्या करना है कि ये दोनों को बटा कर देना है और ये दोनों को बटा कर देना है, आंसर निकल जाएगा। जैसे इसको 7/14 कर देना है और बराबर इसको 12/x कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7x बराबर ये 14 गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 14 गुने 12/7 काट दिए तो 12 दूनी 24, तो हो गया ये 24 सेंटीमीटर आंसर। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जा रहा है इस तरह का आकृति दिया जा रहा है और कह रहा है कि बीसी समानांतर डी है और एक्स का मान निकालिए, और ये एक्स कहीं पर भी दे सकता है, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, कहीं पर भी दे दे, या कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि x -5 दे दिया, तो उसको बटा करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आंसर निकाल देंगे, आसानी से निकल जाएगा इस तरह से। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसे भी दे देता है। जैसे जैसे दे देगा क्या कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, इसके लिए दो कंडीशन होता है, वो फर्स्ट में पढ़ाए होंगे, याद ही होगा। एक क्या है कि दोनों जो पूरा जो भुजा है वो क्या होना चाहिए, समानुपाती हो, भुजाएं समानुपाती हो, है ना, भुजाएं समानुपाती हो। और दूसरा क्या हो, त्रिभुज दूसरा क्या हो, कोण समकोणिक हो, मतलब बराबर हो, कोण समकोणिक हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे दे देगा, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि भुजाएं क्या हो कि समानुपाती हो, और दूसरा देगा कि कोण समकोणिक हो, और उसके बाद डी ऑप्शन दे देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या टिक लगाएंगे, ए और बी दोनों। और ज्यादातर जो इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, वो ये है कि दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना है, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा, ठीक है। तो
ये वाला याद करके जाना है एकदम कंफर्म, 100% पूछता है हमेशा एक दो क्वेश्चन। क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज है कोई भी, यदि दो त्रिभुज, यदि त्रिभुज एबीसी, मान लेते हैं कि दो कोई भी त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है, ठीक है एबीसी, अब फिर एक तथा कोई दूसरा त्रिभुज है, तथा इसी के समरूप कोई दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, ठीक है, जैसे कोई दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज जो एबीसी है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, तो इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि त्रिभुज जो एबीसी के क्षेत्रफल होगा, है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज जो बीडीई का क्षेत्रफल होगा, है ना, बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, वो दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा डी के स्क्वायर के बराबर होगा ये, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं इसका बीसी बटा, अगर ईएफ भी करेंगे तो बात वही आएगा, बीसी बटा ईएफ के स्क्वायर के बराबर होगा, या इसको एसी बटा डीएफ के वर्ग के बराबर होगा, एसी बटा डीएफ के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो कैसे पूछता है, वो दो तरह से पूछता है, बता रहे हैं कैसे। वो तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ज्यादातर जो पूछता है वो तो बताएंगे ही अभी, लेकिन उसके पहले कभी कभी ऐसा भी पूछता है, जैसे कहेगा क्या, यहाँ पर कोई एक मान दे देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया कुछ भी, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, दो ऐसे 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पर कहेगा कि बताइए कि यहाँ कितना, ये जो ईडी का मान है वो कितना सेंटीमीटर होगा, ये नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए कितना होगा। और उसके बाद क्या कहेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया रहेगा, जैसे कहेगा कि यदि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, कहेगा क्या, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 121 सीएम स्क्वायर है, फिर कहेगा तथा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्र, डीईएफ का क्षेत्रफल कुछ भी दे देगा, जैसे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, दे दिया। और उसके बाद कहेगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो तथा भुजा ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो अभी ये जो फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 121, तो 121, अब बटा इसका दिया गया है कितना, 144, तो 144, अब बराबर ये जो है सो ये कर देंगे ए बी बटा ई बी, है ना, डी जो भी, ए बी बटा डी के स्क्वायर, ए बी बटा डी के स्क्वायर, और इससे मान निकाल देंगे। ए बी का मान हमको दिया गया है कितना, 5, तो 5 रख दिए, ये स्क्वायर है, इधर आगे क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो, और उसके बाद जो आएगा ये 11, और 144 का कितना आएगा 12, अब बराबर ये 5 बटा कितना हो गया डी, अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे और दशमलव में निकाल देंगे, ये 11 डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुने 12, और जब डी का मान हमको निकालना होगा तो कितना होगा, 5 गुने 12, अब बटा ये क्या होगा 11, इसको गुना करेंगे ये 60 आएगा, और इसको दशमलव में बदल के जो भी आंसर आएगा डी का मान वो हम लिख देंगे, है ना, जो भी आंसर होगा, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन हमेशा जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन बताते हैं, हमेशा क्या पूछा जाता है वो बताते हैं। जैसे ज्यादातर ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे दे देगा कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, दो क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे इसी फॉर्मूला पर, और उसके बाद जो है इसको फिर अगला चैप्टर में चलेंगे, देखना है। जैसे कहेगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ठीक है 9:16 है, तो इसके भुजाओं के अनुपात, तो इसके भुजाओं का अनुपात होगा, तो इसके भुजाओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ऐसे दे देगा, ऑप्शन ए दे दिया 2:3, ऑप्शन दे दिया बी में 3:4, ऑप्शन सी दे दिया 8:1, और ऑप्शन डी दे दिया 16:81/16। क्या होगा आंसर, इसका सही सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है एग्जाम में, ठीक है, तो क्या करना है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी दिखाई दे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है,
तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, भुजाओं पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी को उल्टा करके पूछता है। कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, पूछेगा कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आप कभी क्या करेगा कि भुजा का अनुपात दे देगा, आप पूछेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अगर पूछा जा रहा है भुजा का अनुपात, तो भुजा हमेशा तो क्षेत्रफल से छोट होता है, तो छोट निकालने के लिए रूट अंडर करेंगे तभी तो छोटा निकलेगा। तो जब भी भुजा का अनुपात पूछा जाएगा, ये दोनों का रूट अंडर निकाल के लिख देना है। जैसे 9 का रूट कितना आएगा 3, 16 का रूट अंडर निकालेंगे कितना आएगा 4, तो इसका वर्गमूल दोनों का निकाल देना है, 3:4 आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा, पूछेगा क्या कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा। जैसे 2:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये सब ध्यान रखना है एकदम, ये सब ध्यान रखते जाना एग्जाम देने। उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही पूछेगा कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल के निकालना है, तो क्षेत्रफल बड़का होता है ना, ज्यादा होता है, भुजा से तो ज्यादा होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा निकालने के लिए ज्यादा करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ जैसे कि 9 था तो 9 से छोटे हो गया 3:4, लेकिन ये 2 से तब बड़ा ना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, बड़ा होगा। तो बस सिंपल से बड़ा अगर ध्यान में रहेगा तो बड़ा कैसे होगा, स्क्वायर करने से ना बड़ा होगा, ये 2 से बड़ा कैसे होगा, स्क्वायर करने से, तो 2 दूनी 4, और 3 से बड़ा कैसे होगा, 3 तिहाई, 3 तिहाई 6 कौन कर रहे हैं, 3 तिहाई 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4:9। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करके लिख दो, और अगर भुजा निकालना है तो रूट अंडर करके लिख दो, जैसे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम अगले चैप्टर में आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। देखना है निर्देशांक ज्यामिति क्या होगा। इसमें क्या है कि इसके लिए अक्ष समझना पड़ेगा, डिटेल्स में तो अभी नहीं जानना है, क्योंकि डिटेल्स में बताएंगे तो एक ही चैप्टर जो है सो 2 घंटा लगेगा, और हम 2 घंटा में सब चैप्टर बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो ये बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष है ना, ये ओ होता है, और ये क्या होता है वाई अक्ष। अब पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछ देता है, पूछेगा कि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ये कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि क्या वो कहते हैं, तो याद रखना है मूल बिंदु। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, सब एकदम इजी क्वेश्चन है और पूछ देता है, सब बनाने उनाने की कोई झंझट नहीं है, खाली याद रखना है। पूछ देगा क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है कभी कभी ऐसा इजी भी, क्या होगा 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। अब अगर हम इधर बढ़ते हैं तो क्या चीज में होता है, मान प्लस में, जैसे ये +1 होगा, +2 +3 हो जाएगा, ये इधर बढ़ेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस में मान 1 2 3, इधर फिर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, हो जाएगा ये। अब इससे फिर एक क्वेश्चन और पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ज्यादातर पूछेगा कि कोई जैसे बिंदु दे देगा, आप पूछेगा कि किस पाद में है, जैसे दे दिया 3,4, जैसे बिंदु दे देगा, कहेगा कि बिंदु 3,4 बिंदु 3,4 किस पाद में स्थित है, ठीक है, किस पाद में स्थित है, तो क्या होगा स्थित है। तो वो कैसे जानना है वो बता रहे हैं। 3,4 कहाँ होगा, जैसे x में 3, ये जो पहिलका वाला मान होता है उसको वो किसमें होता है, वो कौन सा मान होता है x का, बाद वाला मान क्या होता है y का, और ये जो है सो ये जो x को हम क्या कहते हैं भुज, याद रखना है भुज, और y को क्या कहते हैं कोटि, ये भी याद रखना है, बाद में ये बताएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कैसे जानेंगे इसको, तो इसके लिए 3,4 है, ठीक है, तो ये 3 होगा, और कौमा अगर 4 इसमें देंगे तो इधर होगा ना, इसमें ये 4 हो गया,
तो याद रखना इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश भी पूछ देगा तो वही बात है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, या द्वितीय पाद। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय तृतीय पाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थ पाद। ये 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु इसमें होगा तो कहेंगे प्रथम पाद, इसमें होगा तो द्वितीय पाद, इसमें होगा तो तृतीय और इसमें होगा तो चतुर्थ। तो इसमें जैसे कि अब जितना इधर मान आएगा एक्स में वो प्लस में आएगा और ऊपर भी जाएगा तो प्लस में आएगा। तो जो मान क्या होगा कि प्लस प्लस वाला जो मान होगा ना, दोनों प्लस ही में मान रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? प्रथम पाद में। अगर पहिलका माइनस में है, क्योंकि एक्स वाला माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस में है और फिर प्लस में मान है तो वह कौन सा पाद में हो जाएगा? द्वितीय पाद में। और दोनों मान अगर माइनस माइनस में है तो किस में हो जाएगा? द्वितीय पाद में। और ये पहिलका प्लस में बाद में माइनस में, प्लस माइनस में है तो वो कौन सा पाद में हो जाएगा? चतुर्थ पाद में। तो इसको हम एक जगह इधर लिख देते हैं। अगर चिन्ह क्या है? प्लस प्लस है, वो किस पाद में हो जाएगा? प्रथम पाद। अगर चिन्ह क्या है? माइनस प्लस है, किस पाद में हो जाएगा? द्वितीय पाद। माइनस प्लस द्वितीय पाद। अगर याद नहीं रहेगा तो ये तो प्लस माइनस याद रहता ही है, पहले एक्स वाला चिन्ह लिखाएगा बाद में वाई वाला चिन्ह लिखाएगा, वहां पर भी बना सकता है अगर याद नहीं रहेगा तो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तृतीय पाद। और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कौन सा पाद? चतुर्थ पाद। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। अब आगे देखते हैं। हो गया, ये मिटा दे। हो गया, देखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई बिंदु दे देगा, जैसे इधर तो पता ही है 1 2 ऐसे 3 होगा, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से होगा, इधर 1 इधर 2 इधर 3 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है, जैसे पूछ देगा भुज कोटि तो बता दिए हैं, जैसे पूछ देगा -3 और 6 में भुज का मान है। ठीक है, भुज का मान है। ठीक है, तो भुज का मान है तो भुज का मान क्या होगा? पहिलका वाला ये भुज हो जाता है, याद रखना है। ये वाला क्या हो जाता है? कोटि। कोटि का पूछेगा कि बिंदु -3, 6 में कोटि का मान है तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से भुज और कोटि समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि अब पूछेगा क्या, ये जैसे दे दिया -3, 6 में। ठीक है, पूछेगा कि -3, 6 में कोटि का मान है तो कितना होगा? 6। भुज का मान है तो -3। कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि बिंदु -3, 6 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, और फिर पूछ देगा कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी है। तो देखना है कैसे बताएंगे, उल्टा हो जाएगा इसके लिए। जैसे हमको अब लेना है, ये बिंदु लेते हैं -3, 6, ये -3, 6 हटा देते हैं क्योंकि -3, 6 तो ऊपर है ही नहीं लेने के लिए। जैसे -3, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो -3, 2 कहाँ पर होगा? ये एक्स में -3 होगा और वाई में क्या है? यहाँ पर 2 होगा, है ना। ये -3, 2 बिंदु यही हो गया, -3, 2। तो पूछेगा, याद रखना है, अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पूछेगा कि बिंदु -3, 2 की एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना। तो पूछेगा कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा? यहाँ से एक्स अक्ष से जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर, एक्स अक्ष से ऊपर लंबवत दूरी अगर पूछेगा, एक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा? ये 3 इकाई आएगा, -3 है, 3 इकाई होगा ना। तो एक्स अक्ष से पूछेगा कि नहीं, ये 3 इकाई नहीं ना होगा, ये 2 इकाई ना होगा। ये यहाँ से यहाँ तक वाई में 2 के मान है ना, तो ये भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितना होगा? 2। तो जब भी लंबवत दूरी पूछेगा कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा?
तो उल्टा हो जाएगा। y वाला मान हो जाएगा x अक्ष से लंबवत दूरी। पूछेगा कि x अक्ष से लंबवत दूरी होगा तो कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। वहीं इसके उल्टा पूछेगा कि y अक्ष से बिंदु -3,2 का y अक्ष से लंबवत दूरी होगा तो y अक्ष से लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक लेके 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो पूछेगा तो याद रखना है कि लंबवत दूरी जब पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा। पूछेगा कि x अक्ष से लंबवत दूरी तो y के मान बताएंगे, और y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो x के मान बताएंगे। जैसे पूछेगा कि -3,2 का x अक्ष से लंबवत दूरी है तो ये y वाला मान हो जाएगा 2। अब पूछेगा कि y अक्ष से लंबवत दूरी है तो ये x वाला मान हो जाएगा -3। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई बिंदु दे देगा, पूछेगा कि x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा। दूसरा तरीका, इसी को कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि किसी बिंदु की, ठीक है, ऐसे पूछेगा कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कहलाती है। नीचे ऑप्शन देगा भुज कोटि, क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी कहलाती है। भुज कहलाएगा कि कोटि कहलाएगा, y अक्ष से लंबवत दूरी है, ये y अक्ष हो गया। यहाँ से लंबवत दूरी ये जो 3 आ रहा है, 3 इसमें क्या चीज है, भुज है कि कोटि है, भुज है। तो जब पूछेगा कि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है तो भुज कहलाती है। नीचे ऑप्शन जो भुज रहेगा उसमें टिक मारना है। इसके उल्टा पूछेगा कि किसी बिंदु की, देता है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाती है। उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है कुछ। अब हम आते हैं इस पार्ट से रिलेटेड फॉर्मूला पर। हो गया, अब आगे हम इस पार्ट से रिलेटेड क्या देखते हैं, जो इस पार्ट से रिलेटेड सूत्र है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट से रिलेटेड पूरे सूत्र को देख लेना है। सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना रहता है वह क्या है, दूरी सूत्र। ये जो सूत्र अभी हम लिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। तो जब भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए दूरी ज्यादातर पूछ देता है कभी कभी। जैसे दो बिंदु के बीच में दूरी दे देगा, कहेगा कि बताइए कि दूरी कितना। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में वो मूल बिंदु से ही दूरी पूछा जाता है। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तब क्या करेंगे, √x² जोड़ y², सिंपल सा ऐसे निकाल देना है। ये गलत कर लिया था एक बार कोई ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में दिए थे। तो जैसे दे देगा, कहेगा कि जैसे क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दे दिया कहेगा 2,3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए कितना होगा, या 4,3 का मूल बिंदु से दूरी बताइए क्या होगा, तो क्या होगा। तो बस इसको बनाना नहीं है, ये नहीं कि अब पूरा फॉर्मूला लिख के बनाने लगे। ऑब्जेक्टिव में है डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देंगे। 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, √अंडर कर दिए 25 का कितना आ गया, 5 हो गया। 5 में टिक लगा दिए नीचे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना हो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, अब वर्गमूल निकाल के आंसर में टिक लगा दो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। ये मूल बिंदु से दूरी हो गया, ये दूरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिर विभाजन सूत्र को। कभी कभी ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये दे देगा, पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, तो क्या टिक लगाएंगे, दूरी सूत्र। या कभी कभी पूछ देगा कि दूरी सूत्र है और नीचे ऑप्शन दे देगा इस तरह से, ठीक है, उसमें टिक लगाना रहेगा। एक चीज और ध्यान रखना है, इस सूत्र को कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, x1 घटाओ x2 के स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ y1 घटाओ y2 के स्क्वायर, ठीक है, के √अंडर। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। x2 घटाओ x1 लिखो, x1 घटाओ x2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में तो स्क्वायर को ये देना है। तो इस तरह से दोनों तरह से लिखा जा सकता है इसका, ठीक है। तो इसको नोट करना है। उसके बाद इसका अगला फॉर्मूला जो है वो देखते हैं।
ठीक है, आगे देखना है, मतलब जल्दी जल्दी नोट करना है, रुके हुए हैं। जैसे विभाजन सूत्र, अब देखना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, अगर मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है ए और बी, इसका कुछ निर्देशांक है अगर x1 y1, और वैसे ही फिर इसका कोई एक बिंदु है बी और उसका निर्देशांक है x2 y2, और ये जो दोनों को डिवाइड करता है कोई एक बिंदु सी जिसका निर्देशांक x और y है, और यह इसको अगर m1 अनुपात m2 में बांटता है, तो इसके लिए अगर हमको x का मान निकालना है तो x बराबर होता है x2 m1 प्लस x1 m2 अब बटा m1 प्लस m2। इसमें अगर जैसे c का निर्देशांक निकालना है और वही अगर y बराबर निकालना है तो क्या होगा, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, y2 m1 जोड़ y1 m2 अब बटा m1 जोड़ m2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर याद नहीं रहेगा तो m1 जोड़ m2 लिख लेना है, m1 जोड़ m2 लिख लेना है, और 2 के पहले 1 वाला के पहले 2 लगेगा और 2 वाला के पहले 1 लगेगा, ध्यान में ऐसे रहेगा, हो जाएगा। नीचे m1 जोड़ m2 है, m1 जोड़ m2 यहाँ पर भी लिखना है, 2 वाला के पहले 1, 1 वाला के पहले 2, उल्टा कर देना है, हो गया फॉर्मूला तैयार। इस तरह से c का निर्देशांक बराबर क्या हो गया, c का निर्देशांक बराबर, अगर c का निर्देशांक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा, x2 m1 जोड़ x1 m2 बटा m1 जोड़ m2। ठीक है, कॉमा वही फिर बात y1 जोड़ y2 m1 प्लस y1 m2 बटा m1 प्लस m2, हो गया। तो इस तरह से, और एक अभी आएगा क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र। एक चीज और याद रखना है, वो दूरी सूत्र के लिए अभी बताएंगे, तब तक इसको नोट कर देना है जल्दी जल्दी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिभुज इसी में निर्देशांक ज्यामिति में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है 1/2। अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ट्रिक याद रखना है, हम शुरू करेंगे x1 से, ठीक है, तो जब 1 होता है तो 1 के बाद क्या होता है 2, तो यहाँ पर हम y2 घटाओ y3 कर देंगे, 3 के बाद क्या होता है, मतलब 2 के बाद क्या होगा 3 होगा ना। अब वैसे ही फिर लिखेंगे हम x2, तो 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, तो y3 और 3 के बाद तो यहाँ पर कुछ दूसरा है नहीं, तो क्या होगा 1 हो जाएगा फिर से, तो 1 हो गया। अब प्लस यहाँ पर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 खाली याद रखना है, तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 आएगा। अब 3 के बाद क्या होता है 1 होता है, तो y1 हो जाएगा, घटाओ क्या हो 3 के बाद तो 4 होता है, कोई आदमी कहेगा, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कैसे, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, तो ये इस तरह से हो गया, तो ये इसके हिसाब से 3 ही है, 3 के बाद फिर 1 में आ जाएंगे, तो y1 घटाओ y2, इसको घेर देंगे ब्रैकेट में, तो यही क्या हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। तो जब भी पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो इस फॉर्मूला का अप्लाई कर लेना है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कहेगा कि अगर तीनों बिंदु समरेखीय है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो जब भी क्या है कि तीनों बिंदु समरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो याद रखना है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना है, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना है कि यदि तीनों बिंदु समरेखीय हो, तीनों बिंदु समरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, क्षेत्रफल 0 होता है। एक चीज और याद रखना है, इसका उल्टा भी याद रखना है, यदि तीनों बिंदु समरेखीय होगा तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, इसका मतलब तीनों बिंदु समरेखीय है। कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देगा कि यदि मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से दिखाए कि तीनों बिंदु समरेखीय है, तब क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसीलिए तीनों बिंदु समरेखीय है। एक कंडीशन और याद रखना है त्रिभुज के समरेखीय के लिए, जैसे ए
बी सी, ठीक है। ये x1 y1, ये कोई भी बिंदु हो इससे मतलब नहीं, देखना है। अगर 3 बिंदु है यहाँ पर, हाला नहीं करो सब, फिर देखो क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 बिंदु है, ठीक है, ए बी सी, तो और पूछेगा कि तीनों बिंदु संरेखी, दूरी सूत्र से दिखाए कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो दूरी सूत्र से तीनों बिंदु संरेखी कैसे दिखाना है वो जान लेना है। पहले ए बी का मान निकाल देंगे, ठीक है, फिर बी सी का मान निकाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला एसी का मान निकाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब ए बी जोड़ बी सी बराबर होगा एसी के, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु संरेखी। तो अगर दूरी सूत्र से कह रहा है कि दिखाए कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो पहले ए बी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, फिर एसी निकालेंगे, और फिर ये दिखा देंगे कि ए बी जोड़ बीसी बराबर एसी है, तो तीनों बिंदु संरेखी हो जाएगा। कहेंगे त्रिभुज के क्षेत्र वाला फॉर्मूला से दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकाल देंगे सूत्र, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु संरेखी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अगला पार्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और जो सूत्र होगा वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना।